हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एलिप्स। एलिप्स का कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझ लीजिएगा। और उसके बाद हमारा है बचा हुआ हाइपरबोला। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल और पाराबोला को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, या आई बटन में भी आपको हम लिंक दे रहे हैं इसके पिछले वीडियोस का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इलिप्स क्या है? तो सबसे पहले इलिप्स को हम एक अलग तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारे इलिप्स के क्वेश्चंस हमारे मुजबानी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए इलिप्स से भी पहले हम लोग पूरा कोनिक को एक बार डिफाइन करेंगे, है ना। क्योंकि अगर पूरे हम कोनिक को डिफाइन कर दें तो इलिप्स उसी का एक पार्ट है। इलिप्स उसी का एक पार्ट है। कोनिक में हमारा सर्कल भी आ जाता है, कोनिक में हमारा पाराबोला भी आ जाता है, कोनिक में हमारा इलिप्स भी आ जाता है, और कोनिक में हमारा हाइपरबोला भी आ जाता है। ये सारे कहानी कोनिक का ही पार्ट है, एक कोन का पार्ट होता है। तो कोनिक का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। कोनिक क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। क्या बोला हमने? रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसी में रेशियोज अलग अलग होते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स रेशियो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट मान लीजिए आप, और एक फिक्स लाइन मान लीजिए आप। तो रेशियो किस चीज से? एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से फिक्स पॉइंट से, सुनिएगा ध्यान से, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये P है, ये आपका फिक्स पॉइंट को S मान रहे हैं और ये L मान रहे हैं, तो पूरे कोनिक का डेफिनेशन यही होता है कि PS अपॉन PL का जो वैल्यू आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम लोग E बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। पूरे कोनिक के लिए हम लोग उसे E बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, और वो कांस्टेंट का वैल्यू इसेंट्रिसिटी होती है। तो ये क्या होता है? रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। अब यही हमारा पूरा कोनिक का डेफिनेशन है या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस, ये तो P मूव कर रहा है, तो P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस, ठीक है, P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। याद रखना, P से L पे नहीं जाएंगे, पहले P से फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस को निकालेंगे, और फिर तब फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन को डिस्टेंस को निकालेंगे। फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाता है पूरे कोनिक के लिए, और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है पूरे कोनिक के लिए, डायरेक्टरिक्स कहा जाता है। अब ये देखो, अब अलग अलग केसेस के लिए ये E का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे पहला, अगर हमारा पाराबोला हुआ वो कोनिक, क्योंकि कोनिक तो पूरा आ जाता है, तो अगर हम बोलेंगे कि पाराबोला अगर होगा तो E का वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से लिख लें, इफ पाराबोला देन E इज इक्वल टू 1। इसलिए पाराबोला के केस में अगर ये 1 हो जाएगा तो PS बाई PL बराबर 1 होगा। इसका मतलब PS बराबर PL होगा। याद करो, पाराबोला का क्या लोकस बताए थे कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल आ गया कि नहीं? फिक्स पॉइंट से P का डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से L का डिस्टेंस बराबर होता है। तो पाराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमारा 1 होता है। ठीक है, दूसरा केस, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस, अगर E का वैल्यू लेस देन 1 आया, और इसेंट्रिसिटी जो होती है वो दो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंसेस का अगर रेशियो है तो E का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ, और 0 से तो बड़ा होगा ही, यानी कि अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है, देन इलिप्स, तब क्या हो जाता है? वो इलिप्स। और तीसरा केस, अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, देन हाइपरबोला। ये तीनों केस होती है। दूसरी चीज, अगर E बराबर 1 हो जाएगा तो पाराबोला। E अगर 0 और 1 के बीच में आ गया, यानी कि डिस्टेंस P से S का P से L के डिस्टेंस से अगर कम हो गया, तभी ना 1 से ये छोटा आएगा, तो इलिप्स होगा। और अगर P से फोकस का डिस्टेंस P से फिक्स लाइन का डिस्टेंस से अगर बड़ा आ जाए, यानी कि 1 से बड़ा आ जाए, तो वो हाइपरबोला हो जाता है। हाइपरबोला हो जाता है, और इस केस में इलिप्स हो जाता है। ठीक है जी। तो अभी हम इलिप्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो इसका मतलब हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। हमेशा याद रखिएगा इलिप्स में कभी भी इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा कि फोकस जो होगा वो फिक्स, जो ये जो लाइन है उस पर लाइन नहीं करना चाहिए, फोकस अलग होना चाहिए, लाइन अलग होना चाहिए, तब की कहानी है, नहीं तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनता है। चलिए अब फॉर्मली हम लोग इलिप्स पे आते हैं कि क्या होगा डेफिनेशन इलिप्स का। अब देखिए इलिप्स में एक और भी डेफिनेशन होता है जो आगे चल के हम इसी पार्ट में हम आगे चल के एक और डेफिनेशन इलिप्स का देंगे, वो भी जैसे एनसीईआरटी में जो इलिप्स का डेफिनेशन दिया है वो बताएंगे कुछ देर के बाद, वो पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा इसका। हमने क्या बोला कि इट इज़ अ रेशियो, मैंने जो इलिप्स होती है वो क्या होती है, इलिप्स जो होती है वो क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है S1 का वो होता है AE,0, याद रखिएगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो A माना जाता है, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट A,0 होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,B होता है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -A,0। ये जो दूसरा फोकस है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है इसका वो -AE,0 होता है। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, और इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है x = A/E। एक और बात हम आपको बता देते हैं कि पाराबोला में भी हमारा जो पाराबोला होता था, कुछ याद करिए इस तरह से, उसमें जो फोकस होता था वो भी AE,0 ही होता है, बस उसमें होता क्या है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तुम्हारा x बराबर यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में है तो -A/E होगा। तो यहाँ पे पाराबोला में क्या होता है कि पाराबोला के केस में E = 1 हो जाता है, इसीलिए इसका फोकस A,0 हो जाता है, क्योंकि E तो 1 ही है, और इसका इक्वेशन x = -A हो जाता है। कब? क्योंकि पाराबोला में E = 1 हो जाता है, तो E का वैल्यू 1 डाल दोगे तो -A आ जाएगा, यहाँ भी 1 डालोगे तो A आ जाएगा। अब इलिप्स में क्या होता है कि दो फोकस हो जाते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाते हैं। ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स 1, ये डायरेक्ट्रिक्स 2, तो इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हुआ तुम्हारा AE,0 और x = A,E, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। ओरिजिन से ये x/E डिस्टेंस पे होती है। पाराबोला के केस में ही E = 1 हो जाता है। अब देखो LHS में आओ, तो LHS में ये कोऑर्डिनेट क्या होगा -AE0, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -A/E। अब अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ AE का वैल्यू ज़्यादा होगा कि A/E का, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि A/E का तो कम होगा ना, क्योंकि डिवाइड हुआ है, और AE का मल्टीप्लाई हुआ है तो ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, E का वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा है, याद रखो E का वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा है। और कोई भी नंबर जैसे 5 हो गया, चाहे 50 हो गया, चाहे 20 हो गया, इन सारे नंबर में अगर तुम 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कम नंबर का मतलब होता है 0 और 1 के बीच में। आपको मालूम होगा कि E का वैल्यू इलिप्स के केस में 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब 0.5 से गुना करो, 0.2 से गुना करो इस नंबर में, तो ओरिजिनल नंबर 50 से कम हो जाएगा। जैसे अगर हम 0.5 से गुना कर दें तो ये 25 होगा, और एक 0 बढ़ाएंगे, एक अंक के बाद 10 तो ये 25 हो गया, 50 था 25 हो गया, समझ रहे हो आप। अगर 20 में तुम 0.5 से गुना कर दो तो 20 × 5 = 100, लेकिन 10 के बाद यहाँ लग जाएगा तो ये 10 हो गया, तो 20 पहले था 10 हो गया। तो याद रखना कि कोई भी नंबर में अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर से कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ए में E से मल्टीप्लाई किए हो, तो इसका मतलब E एक 1 से छोटे नंबर है, तो इसीलिए AE का लेंथ कम हो गया। लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में वो 1 से अधिक नंबर हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो, अगर तुम 50 में 0.5 से डिवाइड कर रहे हो, तो फाइनली अगर देखो तो 50 में तुम क्या कर रहे हो, ये 10 कर दोगे, ये 5 कर दोगे, ऊपर ये 10 के लिए आप 1 उतारते हो ना, और ये 0 बढ़ाओगे, तो इसका मतलब तुम 2 से न गुना कर दिए। तो अगर 1 से अधिक नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है। तो अगर तुम E से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब वो नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली 1 से अधिक नंबर से उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स इसमें दूर होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और फोकस जो है होता है वो कम होता है डिस्टेंस में। बस आपको याद क्या रखना है, जिस तरह से हम लोग पाराबोला में फोकस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद किए थे, उसी तरह से इलिप्स में भी आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फोकस होता है AE,0 पे, डायरेक्ट्रिक्स होता है x = A/E पे।
ये वाला फोकस होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो पे, क्योंकि ओरिजिन से जितना वो होगा ओरिजिन से उतना ही पहले दूसरा फोकस होगा, तो माइनस ए ई कॉमा जीरो। फिर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्स बराबर माइनस ए बाई इधर वाला और उधर वाला एक्स बराबर ए बाई ये तीनों कहानी। फिर वर्टेक्स की कहानी है, तो ये तुम्हारा वर्टेक्स कहलाता है, ये पॉइंट। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स को पहले क्लियर करते हैं, है ना। वो सारी बातें आपको याद रखना है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। पहला वर्ड फोकस इलिप्स का, तो फोकस इलिप्स का दो होता है, एक S1 होता है जिसका कोऑर्डिनेट आप ए ई कॉमा जीरो लिख सकते हो, एक S2 होता है जिसका कोऑर्डिनेट आप माइनस ए ई कॉमा जीरो लिख सकते हो। दूसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ए को लिख सकते हो एक्स बराबर ए बाई ई, और एक लिख सकते हो एक्स बराबर माइनस ए बाई ई। तीसरा होता है तुम्हारा मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस में मतलब हुआ कि जो ज़्यादा जगह ले रहा है, तो ज़्यादा जगह बताओ, एक्सिस तो दो है जो इलिप्स को चार भागों में बांट रहा है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक्सिस है, लेकिन ये वाला जो है इस इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस कहलाएगा। क्या है कि इसमें ज़्यादा जगह कवर हो रहा है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि फोकस को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग फोकाई या फोसाई भी बोलते हैं, ठीक है, मेजर एक्सिस। फिर आता है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है, तो आपका एक ए होता है जिसका कोऑर्डिनेट आप ए कॉमा जीरो लिख सकते हो, और एक ए डैश होता है जिसका कोऑर्डिनेट आप माइनस ए कॉमा जीरो लिख सकते हो। ये आप ए डैश बोल लो और ये आप ए बोल लो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बोले इसी पार्ट में कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, तो मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये आपका ए यूनिट है और ये भी ए यूनिट है, तो लेंथ भले लेफ्ट में, लेकिन लेंथ तो जुटेगा ही, यानी कि 2a हो जाएगा। अगर तुम्हें केवल कह दे कि मेजर एक्सिस बराबर 2a या मेजर एक्सिस बराबर 10 या मेजर एक्सिस बराबर 20, तो उसका मतलब यही होता है कि मेजर एक्सिस का वो लेंथ दिया है। अब आ जाते हैं माइनर एक्सिस, चौथा पॉइंट, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर टू या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फोकाई, या फिर यहां पे तुम एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस भी लिख सकते हो, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द फोसाई, तो ये फोकस था, दोनों को फोकस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा मेजर एक्सिस कहलाता है। अब आता है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है वो होता है आपका एक बी मान लो जिसको कि 0b लिख सकते हो, एक बी डैश मान लो जिसको तुम 0 माइनस भी लिख सकते हो, तो ये 0b और ये 0 माइनस बी, इसको b बोल दो, इसको b डैश बोल दो, ठीक है। ये भी कहानी खत्म हो गई। ये पूरा आप लिखते जाओगे, इसको याद भी रखना है तुम्हें। अब अगला आते हैं हम लोग पॉइंट पे, इसेंट्रिसिटी पे। क्या आता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होती है उसमें ये कंडीशन होता है कि ई का स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, याद रखने का तरीका बता देते हैं। इसेंट्रिसिटी आपको मालूम है कि इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो b है हमारा, वो ये लेंथ होती है b और ये लेंथ होती है a। तो अगर हम b है ऊपर और नीचे है a, तो इसका मतलब निश्चित रूप से a बड़ा है, तो a बड़ा है और b छोटा है, तो ये रेशियो जो होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, या 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। क्यों? क्योंकि b छोटा है और a बड़ा है। तो अगर बड़ा चीज़ से डिवाइड करोगे छोटे नंबर में तो वो 1 से कम होगा। तो अब सोचो कि 1 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो 1/2 घटेगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 3 में से 1 गया, 2/3 बचेगा। तो ये जो नंबर होगा वो 1 से छोटा होगा, ये कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ये हो सकता है। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। और
इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इलिप्स का अगर इलिप्स, ये बस इलिप्स वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से, अगर ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, देन हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मतलब कि एलिप्स तुम्हारा इस तरह भी होता है, जिसको हम लोग वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। ये तब होगा जब ए का वैल्यू छोटा पड़ जाएगा बी से, मतलब वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाला अगर ज़्यादा हो गया तो वाई पे ज़्यादा जगह को घेरेगा, और अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला क्वांटिटी ज़्यादा हुआ तो वो एक्स एक्सिस को ज़्यादा घेरेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। और सारी कहानी पलट जाती है, पलट जाती है कि मतलब अब ई स्क्वायर का वैल्यू अगर ये होगा तो वो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा छोटा बट्टे बड़ा करते हैं। तो अब ये वाला जो कहानी है वो ये तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ए छोटा है ना, अब तो हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा, तो अब ये कहानी पलट जाएगी, उलट जाएगी, यानी कि अब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा इस केस में। ठीक है ना। तो वर्टिकल एलिप्स के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में फोकस्ड रहेंगे, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये सारी कहानी अगर आप याद रखो तो अब इसके क्वेश्चंस को बहुत ही बनाना आसान हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है? फोकस AE, 0 और माइनस AE, 0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a बाई ई और x बराबर माइनस a बाई ई, फिर एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस a, 0 माइनस a, 0, जो कि आप एक्स स्क्वायर के नीचे ही देख सकते हो, स्क्वायर हटा दोगे तो a मिल जाएगा, स्क्वायर हटा दो तो b मिल जाएगा। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट भी बता सकते हो। फिर e का वैल्यू क्या होगा, तो e स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर का वैल्यू। और जब किसी भी इलिप्स का e निकल जाता है और a और b तो हमें दिया ही रहता है, तो इस इलिप्स का कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक आध क्वेश्चंस किया जाए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए। अब देखिए स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। एक और वर्ड आया है लेटस रेक्टम, तो याद करो लेटस रेक्टम, उसमें हम पाराबोला में क्या बताए थे, फोकस में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसकी लेंथ। उसी तरह से इलिप्स में हमारा दो फोकस होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इस फोकस में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसकी लेंथ, यानी ये वाली लेंथ जो होती है यही हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो वो बहुत ही आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी इस क्वेश्चन में भी समझाएंगे। ये इलिप्स जो हमको दिया है वो इलिप्स जो है हमारा क्या क्या होगा, तो ये अगर एक्स स्क्वायर बाई क्या है इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई 25, तो ये 5 का स्क्वायर लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 है तो वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर लिख दो, बराबर 1। अब कंपेयर करो किस चीज़ से, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये 5 होगा और ये 3 होगा, यानी कि ये 5,0 होगा, ये 0,3 होगा। ये क्लियर हुआ। अब फोकाई का तो कोऑर्डिनेट हम पहले ही से जानते हैं, क्या होता है, 2 होता है, S1 हो जाता है, S1 का कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा होता है AE, 0, और दूसरा जो S2 होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस AE, 0। तो हमको E निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इस इलिप्स का E ही निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी को ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि E स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस बी का वैल्यू क्या है दिया हुआ, बी स्क्वायर ही लिख लो, बी स्क्वायर का वैल्यू ये पूरा का पूरा उठा लो, 3 स्क्वायर यानी कि 9, और ए स्क्वायर का मतलब ये 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 3 3 जा 9 और ये 25, तो ये बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो ये 25 में से 9 घटा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा कितना, 25 में से 9 गया तो 16/25। तो ये ई स्क्वायर का वैल्यू है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, √16/25, यानी कि 4/5, 4/5। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 4/5 हो गया, ये दिमाग में रखोगे आप। अब फोकस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, AE है, A, 0 है, तो A का वैल्यू हम लोग तो निकाले हुए हैं, यही हमारा A होता है, A बराबर 5 है और B बराबर 3 है, यानी कि ये 5 और E का वैल्यू हमारा 4/5 और 0, यानी कि ये कट गया, यानी कि 4,0 हो गया। तो ये क्या होगा, -4,0 होगा बस, क्यों, क्योंकि AE, 0 है और -AE, 0 है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो हमारा फोकाई पूछा था वो निकल गया। अब इन्होंने एक और पूछा था क्या, वर्टिसेस,
ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है तुम्हारा, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमारा वर्टिसेस कहलाता है, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा 5,0, क्योंकि ये 5,0 ये ए होता है डिस्टेंस, ये बी होता है। तो यानी कि वर्टिसेस जो हमसे पूछा है इन्होंने, वर्टिसेस वो हमारा हो जाएगा 5,0 और -5,0। बात समझ में आया। अब अगला आते हैं। अगला इन्होंने पूछा था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए डैश, तो आपका 2 × a होता है, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी हमारा आ गया 10 यूनिट। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा है। तो माइनर एक्सिस ये लेंथ होती है 2b, तो ये 3 6, यानी कि b डैश का जो मेजर एक्सिस का मतलब लेंथ है, माइनर एक्सिस का लेंथ है, वो 3 दूना के 6 हो जाएगा। आप देखते रहिएगा क्या क्या निकाल रहे हैं। तो ये हो गया। फिर आगे इन्होंने बोला है द इसेंट्रिसिटी, तो पहले ही निकाल लिए हैं। अब लेटस रेक्टम का लेंथ बोला है निकालने के लिए। तो देखो कैसे, ये हमारा इक्वेशन क्या होता है, x² a² और प्लस y² b² बराबर 1। एक तो याद भी रखो, लेंथ निकलवा देते हैं अभी, और दूसरा कि आप कैसे निकाल सकते हो, अगर नहीं याद रहे फॉर्मूला तो भी वो भी देखो। फोकस का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या आया है, 4,0 यहाँ से आया हुआ है। अब x में 4 डालोगे तो y वहाँ का निकाल सकते हो इस इक्वेशन की मदद से। तो तुम्हें इसी में देखो, पहले 4 मत डालो, चल एक काम करो, डाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम कर चुके हैं। फार्मूला अलग से निकालने बता भी देंगे, या फार्मूला याद भी करवा देंगे। अगर हम x का वैल्यू अगर यहाँ पे 4 डाल दें इस इक्वेशन में, हमको क्या दिया हुआ है इक्वेशन, x² 25 प्लस y² 9 बराबर 1। तो x का वैल्यू 4 है, डाल दो, तो यहाँ का y निकल जाएगा, और ये y का डबल हमारा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो x का वैल्यू अगर 4 डालोगे तो ये 16 हो जाएगा, और बटे 25 और प्लस y² 9 बराबर 1। अब 16/25 को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, घटेगा ना 1 में से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y² 9 बराबर 1 - 16/25। तो बाई 1 एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 में से 16 घटेगा तो 9। तो इसका मतलब y² 9 का वैल्यू 9/25 आया। ठीक है जी। तो y² का वैल्यू हो गया 9 × 9/25। तो y का वैल्यू हो गया √9 × 9 और डिवाइडेड बाई 25, यानी कि y का वैल्यू हो गया 9/25। तो ये ऊपर वाला ही केवल y है, लेकिन हमको तो पूरा लेंथ लेना है। तो पूरा लेंथ जो होगा मेजर मतलब लेटस रेक्टम का लेंथ ऑफ, है ना, लेटस रेक्टम बराबर लिख देंगे 2 × y। इसका मतलब ये हो गया कि 2 × 9/25, सॉरी 25 नहीं, यहाँ तो 5 बार आएगा ना केवल, सॉरी ऊपर से 9 बार आएगा, नीचे से 5 आएगा, तो ये 5 आएगा नीचे, तो यानी कि 9 दूना के 18/5, 18/5। ये आपका आंसर हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। ठीक है जी। अब अगर आप ये फार्मूला ये भी याद रखो कि लेटस रेक्टम का लेंथ जो होता है वो 2b² a होता है, तो वो भी बढ़िया है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² a होता है। तो 2 × b² का वैल्यू क्या है, b² का वैल्यू ये होता है 9, तो ये 9 हो गया, और बाई a का मतलब ये a² का वैल्यू दिया रहता है, तो a का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ से देख लो, 9 दूना के 18/5, यहाँ से भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को कर लिया। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बस इस वीडियोस को ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इलिप्स के इजी हो जाएंगे, और होमवर्क हो गया तुम्हारे इलिप्स का NCERT का क्वेश्चंस करके आइएगा अगले क्लास में। थैंक यू मच फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोज़ को, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलती है और अगले वीडियोज़ को हम लोग बनाते हैं। थैंक यू।